नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं आईएटीएफ क्वालिफाइड ऑडिटर हूँ। पिछले 19 साल से ऑटोमोटिव सेक्टर में ऑडिट कर रहा हूँ। एक और बेहतरीन टॉपिक में लेके आया हूँ और आज टॉपिक का नाम है ओबाया रूम, जिसको अक्सर वार रूम भी बोलते हैं। और जब तक ये वीडियो समाप्त होगा आपको समझ में आ जाएगा ये होता क्या है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किस तरीके से ओबाया रूम का इफेक्टिवली इस्तेमाल किया जा सकता है और क्या इंडस्ट्री के चैलेंजेस हैं। अक्सर आपने देखा होगा जब भी हम सोचते हैं परिवार में कोई घर में शादी है या किसी छुट्टी पे जाना है, तो परिवार के सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, डिसाइड करते हैं कि कब जाना है, कहाँ जाना है, किस किस को जाना है, किस डेट को जाना है, कब वापस आना है, क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारा रहेगा, किस किस जगह को हम देखेंगे, मे बी क्या फूड प्रेफरेंस वहाँ पे हो सकती हैं। ये सब मिलके हम डिस्कस करके और डिसाइड करते हैं। और ऑब्जेक्टिव ये होता है अगर सब लोग मिलके करते हैं तो जो भी डिसीजन मेकिंग है वो ठीक होती है और जो रिजल्ट होता है वो भी वैसा ही आता है जैसा हम चाहते हैं। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। कुछ कुछ ऐसा ही उबाया रूम के बारे में भी है। ये जो उबाया वर्ड है इसका मतलब होता है एक बड़ा कमरा। अक्सर इसको वॉर रूम भी बोला जाता है। और सबसे पहले 1993 में टोयोटा ने जब प्रायस व्हीकल अपना लॉन्च करना था, जो कि एक हाइब्रिड व्हीकल था, उसके लिए उन्होंने सोचा कि उन्हें कुछ अलग टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि उनके लिए बहुत ही एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं हम डेली इकट्ठे होते हैं एक जगह पे, जो भी कुछ हमें करना है डेवलपमेंट के बारे में शुरू से लेकर आखिर तक उन सबको हम डिस्प्ले करें, उस सबको डेली बेसिस पे जो क्रॉस फंक्शनल टीम के साथ मिलकर डिस्कस करें, कोई भी प्रॉब्लम है उसको हम आइडेंटिफाई करें और देखें कि किस तरीके से एक्शन ले सकते हैं वहीं के मिलकर। तो वहाँ से ये ओबाया रूम की शुरुआत हुई थी और अब सारी दुनिया में इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है, स्पेशली जापानीज कंपनी में तो बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं। किसी ने एक बहुत ही अच्छी बात की है कि जो भी हम रणनीति बनाते हैं अगर उसके साथ हमने युक्ति का इस्तेमाल नहीं किया कि उसको कैसे करना है तो हम सफल तो हो जाएंगे लेकिन बहुत धीमे धीमे होंगे। लेकिन अगर हमने कुछ सोचा है, कोई युक्ति सोची है, लेकिन हमारे पास कोई रणनीति नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हम फेल होंगे ही होंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो ओबाया रूम का होता है वो होता है कि जो अक्सर साइलोज बने होते हैं, हर आदमी अपने अपने डिपार्टमेंट में बैठ के काम कर रहा है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं बाकी जगह क्या हो रहा है, उन सबको ब्रेक करने में सबसे ज़्यादा फायदा होता है। और ये इंश्योर करता है कि एक बहुत ट्रांसपेरेंसी रहे, हर सबको सब पता हो क्या सही है क्या गलत है, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं, और एक क्रॉस फंक्शनल टीम अप्रोच है जहाँ पे सभी लोग मिल के काम करते हैं और देखते हैं कि क्या बेस्ट कर सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्यों इंपॉर्टेंट है ओबाया रूम अगर हम किसी भी डेवलपमेंट की बात करते हैं या कुछ भी नया करना चाहते हैं। से फॉर एग्जांपल हम जब होशिन कंट्री की बात करते हैं, जब हम पॉलिसी डिप्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो उस पॉलिसी को डिप्लॉय करने के लिए ओबाया रूम को यूज़ किया जाता है। या फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं एपीक्यूपी, जब हम न्यू डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसके 5 फेजेस होते हैं। तो उन 5 फेजेस का क्या स्टेटस है, कहाँ पर क्या चल रहा है, उसको भी मॉनिटर करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करना ये ज़रूरी है कि जब हम ओबाया रूम की बात करते हैं तो क्या ऐसी प्रॉब्लम है जिस कारण से सोचा गया कि ओबाया रूम अगर होगा तो बहुत यूज़फुल होगा। तो जो सबसे पहला रीज़न है वो तो इसी बारे में बात करता है कि भाई अक्सर ऐसा होता है कि जो बहुत सारी स्ट्रेटेजी की मीटिंग्स होती हैं वो मीनिंगलेस होती हैं और उसका कोई रिजल्ट नहीं आता। कई बार बहुत सारे प्रोजेक्ट एक साथ चल रहे होते हैं लेकिन कहीं भी वो पहुंच नहीं रहे होते हैं। अक्सर हम फायर फाइटिंग में लगे होते हैं और वो कम्युनिकेशन गैप को रिजल्ट दे रहा होता है। बहुत लंबी लंबी मीटिंग्स होती हैं मैनेजमेंट के साथ बट रिजल्ट उसका कुछ नहीं आता। लोग अपने अपने डिपार्टमेंट में बैठे होते हैं, सबको लगता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ लेकिन रिजल्ट फिर भी नहीं आता। बट जब अफेक्टिवली ओबाया रूम का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी चीज़ को डिस्कस करने के लिए, रिजल्ट आने के लिए, तो सर्टेनली बहुत सारे अच्छे बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहली बात तो ये होती है कि एक डिस्कशन होकर डिसीजन आता है, एक ट्रेड ऑफ बन जाता है कि भाई हमारे पास ये रिसोर्सेज हैं, ये टाइम है, किस तरीके से मिलकर काम करना है उसको कर लेते हैं। एक बेटर अलाइनमेंट होता है अलग अलग टीम में। जो मीटिंग्स होती हैं वो बहुत अफेक्टिव होती हैं और रिजल्ट ओरिएंटेड होती हैं। ज़्यादा अच्छा इंसाइट होता है और डिसीजन बहुत फास्ट होते हैं वहाँ पे। देन जो लोगों का डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा होता है, एक ट्रस्ट की भावना आती है, कोलेब्रेशन बढ़ती है और ओवरऑल एक बहुत ही रिवार्डिंग प्रोसेस होता है इसको किस तरीके से किया जाए। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम ओबाया रूम की बात करते हैं तो ये बेसिकली हम कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं, जहाँ पे सभी अलग अलग प्रोसेसेस के लोग मिलते हैं, डिस्कस करते हैं और डिसाइड करते हैं क्या अचीव करना है। प्रिमेनली 5 स्टेप्स हैं जिसके बेसिस पे हम इसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर सकते हैं।
जो पहला स्टेप है वहाँ हम बात करते हैं कि सबसे पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं। एक बार जब हमें गोल का डिसीजन हो गया तो जो दूसरा स्टेप है वहाँ पे हम सेकेंडरी गोल्स या क्या हमारे माइलस्टोन्स है उस गोल को अचीव करने के लिए उसको आइडेंटिफाई करते हैं। देन उस गोल को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए जिससे कि उस गोल को अचीव करने चाहिए, उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। और जो चौथा स्टेप है वो है कि अब हमें इन सबको प्रॉपरली डिस्प्ले करना है, रिव्यू करना है, मॉनिटर करना है कि क्या हुआ। और जो पांचवा स्टेप है हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इन सबको अचीव करने में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या क्या एबनॉर्मलिटीज आ रही हैं और किस तरीके से ये जो हमारे पीडीसीए साइकिल है इसको हम रिड्यूस कर सकें, क्योंकि जो भी हमने प्लान किया था उसको हम किस तरीके से जल्दी जल्दी अचीव कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान के चलते हैं कि एक आदमी है जो हैवी वेट है और उसको अपना वजन कम करना है। बट देन ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत क्लियर या कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है। तो इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। हम कहते हैं कि भाई हमें 15 किलो वजन कम करना है आने वाले 6 महीने में। बट देन अगेन ये बहुत सारा क्लैरिटी नहीं दे रहा कि इसको किस तरह से करना है। तो हम थोड़े बाइफरकेट कर देते हैं छोटे छोटे गोल्स में। तो हम बात करते हैं कि चलो बात करते हैं कि हम 2.5-2.5 किलो कम करेंगे हर महीने। अब ये तो रिजल्ट की बात आ गई। इस रिजल्ट को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या एक्टिविटीज करनी है। तो वहां हम बात करते हैं कि हम ये कहेंगे कि हम ट्रेडमिल पे रोज 1 घंटा चलेंगे और अगर वो चलेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि 2.5 किलो कम हो जाएगा। या जो भी हम खाना खा रहे हैं किस तरह का खाना हमें खाना चाहिए, उसमें कितनी कैलोरीज होनी चाहिए। से फॉर एग्जांपल 1500 कैलोरी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरह की कुछ बातें हो सकती हैं जिसको अगर आइडेंटिफाई किया जाए और मॉनिटर किया जाए तो इसको किया जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि ओबाया रूम का इस्तेमाल क्या फ्रीक्वेंसी में करना चाहिए, डेली करना चाहिए, वीकली करना चाहिए, 15 दिन में करना चाहिए, किस तरीके से डिसाइड करें। तो प्राइमरली 2 फैक्टर्स हैं इसके लिए। जो पहला फैक्टर है वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम के चेंज की स्पीड के ऊपर, कि अगर ज़्यादा तेजी से चेंज हो रहा है तो उतनी ही जल्दी हमें मिलना चाहिए इस बात को मॉनिटर करने के लिए। और जो दूसरा फैक्टर है वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू द रिस्पॉन्स टाइम टू चेंज, कि हमने कुछ प्लान तो किया लेकिन उसका रिस्पॉन्स टाइम ही स्लो है, तो हमें थोड़ा टाइम गैप ज़्यादा मिलना चाहिए। अगर हमें लगता है कि रिस्पॉन्स टाइम फास्ट है तो हमें उसी स्पीड से डिसाइड करना चाहिए कि हमें कब मिलना चाहिए और किस तरह से डिसाइड करना चाहिए। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हम ओबायरम का यूज़ कर रहे हैं किसी काम के लिए भी, सिर्फ पॉलिसी डिप्लॉयमेंट के लिए, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, सप्लायर अपग्रेडेशन के लिए, लोकलाइजेशन के लिए, कैसे पता लगे कि वो सही दिशा में जा रहे हैं या उसका रिजल्ट ठीक आ रहा है नहीं आ रहा है। तो उसके 3 की फैक्टर हो सकते हैं। जो पहला फैक्टर है वो इस बात को देखने के लिए है कि भाई क्या हम अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स को क्लियरली देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि वो कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं ठीक जगह से और नहीं। देन दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि क्या जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं या अभी भी दबी हुई हैं। और देन जो भी हम कुछ एक्शन ले रहे हैं क्या वो गोल्स को अचीव करने के लिए है या सिर्फ सिस्टम को मेंटेन करने के लिए हम बात कर रहे हैं। एंड देन सर्टेनली इफ बायर रूम को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जाए तो बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। जो सबसे पहला बेनिफिट होता है वो तो इस बात का होता है कि जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम रियल टाइम बेसिस पे देख सकते हैं और उस पर एक्शन ले सकते हैं। हमारा जो डिसीजन मेकिंग है वो क्विक होता है और फास्ट होता है। जो भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं उसको हम मिलके काम करते हैं और कोलैबोरेट करते हैं। एक लीडरशिप स्किल की डेवलपमेंट भी होती है इससे। और जो हम शॉर्ट टर्म या अंदाजे से या तुक्के से एक्शन लेते हैं उन सबको हम मिनिमाइज या अवॉइड कर पाते हैं। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्सपर्टीज है उसको हम मैक्सिमम तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं। और जो भी एक एप्रिसिएशन है कोई अच्छी चीज़ के लिए उसको वहाँ पे हाईलाइट किया जाता है। अब बात करें कुछ इंडस्ट्री के चैलेंजेस के बारे में विद रिस्पेक्ट टू बायोरम के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। तो जो सबसे पहला जो चैलेंज है प्राइमरली अगर देखा जाए जो ओबायरम का इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिव है वो एक टॉप डाउन अप्रोच है, यानी कि जो भी सीनियर मैनेजमेंट या टॉप मैनेजमेंट या डिपार्टमेंट हेड है उसको ड्राइव करना है इसको। तो ये देखना और समझना बहुत ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कितनी फ्रिक्वेंटली टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है इसको देखने के लिए कि ओबाया रूम का इस्तेमाल ठीक से हो रहा है, जो रिव्यू होना चाहिए मैकेनिज्म है वो इफेक्टिव है या नहीं। जो दूसरा चैलेंज है वो इस बारे में है कि ओबाया रूम तो है, डाटा भी है, डिस्प्ले भी किया हुआ है, बट क्या वो लाइव है, क्या उसको हम रेगुलरली अपडेट कर रहे हैं या वो सिर्फ दिखाने के लिए है कस्टमर को, मे बी कोई और इंटरेस्टेड पार्टीज हैं ऑडिटर्स को, और उनको बताने के लिए कि देखिए हमारे यहाँ कितना अच्छा सिस्टम है, बट एक्चुअली में उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा।
तो अगर मैं समरी करूँ, जब हम बात करते हैं ओबाया रूम की, तो प्राइमरीली उसका इंटेंट ये है कि जो भी हमारा टॉप गोल है, जो भी कुछ अचीव करना चाहते हैं, उसको किस तरीके से अचीव करना है, उसके लिए इसको हम यूज़ करते हैं। और वो बहुत ट्रांसपेरेंट तरीका होता है, जहाँ पे क्रॉस फंक्शनल टीम मिलके बात करती है, जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं और वहीं के वहीं हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या एक्शन लेना है। और एक एक लाइव जो रियल स्टेटस उस मोमेंट में है, वो स्टेटस ओबाया रूम में होता है। मेरा जो अगला वीडियो रहेगा, वो रहेगा विद रिस्पेक्ट टू मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जिसको अक्सर एमबीओ भी बोलते हैं। रेगुलरली बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। तो प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू कीजिए। और अगर इस पर्टिकुलर वीडियो को और डिटेल में जानना और समझना चाहते हैं, तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे आप क्लिक करेंगे तो एक ब्लॉग आपको दिखेगा, वहाँ और डिटेल में जानकारी मिलेगी इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में। अगर आपको लगता है कि इस तरह के ब्लॉग्स और वीडियोस यूज़फुल हैं, तो आप हमेशा अपने फ्रेंड से, कोलीग से शेयर कर सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल और मेरी वेबसाइट भव्यमंगला.com को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।